अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट और मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। वज़ीर आज़म दौरा चीन मुकम्मल करके वापस आ चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 23 मुख्तलिफ किस्म के MOUs हमने साइन किए हैं चीन से, 2 रोज़ बाकी हैं बजट की अनाउंसमेंट में। तो देखना यह है कि इसका इम्पैक्ट बजट पे क्या आता है और कितनी पाकिस्तान को मुआशी तौर पर मदद मिलती है। लेकिन एक और इशू जिस पर सहाफ़ती तंजीमों की तरफ से तशवीश का इजहार किया जा रहा है, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की वायलेशन उसको कहा जा रहा है, और साथ साथ ये कि अदालतों में भी जो है वो इसको टेकअप करने का फ़ैसला किया है जर्नलिस्ट यूनियंस की तरफ से, वो है पंजाब हुकूमत की तरफ से जो हद के इज़्ज़त का कानून लाया जाना, और इसका गज़ट नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। इसमें बताया यही जा रहा है कि स्पेशल ट्राइब्यूनल के तहत सज़ा सुनाई जाएगी, और साथ साथ ये कि 30 लाख रुपए तक हर जाने का नोटिस जो है वो भेज सकते हैं। पीपल्स पार्टी ने इससे डिस्टेंस कर लिया है। गवर्नर पंजाब ये कहते हैं कि मैंने इस पर साइन नहीं किए, वैसे भी ये बिल बन जाना था अगर मैं साइन ना भी करता। लेकिन मलिक अहमद ख़ान जो कि कायम मुकाम गवर्नर थे, उनके सिग्नेचर से ये प्रोसीड किया। इसके इम्प्लिकेशंस मुल्क पर क्या होंगे और जर्नलिस्ट की कम्यूनिटीज़ अब किस तरह से इसको रिस्पॉन्ड करेंगी और इस पर आइडियली होना क्या चाहिए, इस पर गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ अयाज खान साहब मौजूद हैं, सीनियर नायब सदर हैं एमएंड के और ग्रुप एडिटर हैं एक्सप्रेस न्यूज़ के। बहुत बहुत शुक्रिया अयाज साहब तशरीफ़ आवरी का। इसके साथ साथ अरशद अंसारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियोज़ में, सेक्रेटरी जनरल हैं PFUJ के और लाहौर प्रेस क्लब के प्रेसिडेंट हैं। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अरशद साहब, आपसे आगाज़ करूँगा। सहाफ़ती तंजीमें इस मुल्क में पहले ही बहुत से ग्रीवेंसेस का तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करती हैं। हमें याद है पीका लॉ पहले नून लीग के दौर में आया, PTI के दौर में सज़ा में इजाफा हुआ। अब हद के इज़्ज़त का जो बिल का कानून बनना है, ये जर्नलिस्ट कम्युनिटी के लिए परेशान कुन चीज़ है या नहीं? क्योंकि जो गवर्नमेंट का नैरेटिव सामने आ रहा है वो तो ये है कि अगर हम ये ना करते तो ये फेक न्यूज़ से लोग एक दूसरे को मारना शुरू हो जाते, हमने रोक लिया इस चीज़ को। आपका टेक क्या है इस पर? शुक्रिया सबसे पहले आपका। इसमें यह है कि एक तो ये कानून बन चुका है, बिल्कुल, क्योंकि नोटिफिकेशन भी हो गया ना, 7 जून का नोटिफिकेशन है। ये 6 को मीटिंग हुई, 7 जून को गजट नोटिफिकेशन जारी हो गया, कानून बन गया। नंबर 1। दूसरी बात यह है कि ये हतक इज़्ज़त का बिल है 2024, ये 2002 में भी आया था, ये 2021 में भी था, ये 2024 में भी आ गया। चौथी बात ये है कि अब जो तैयारी ये कर रहे हैं वो पीका को एक लंबा टीका लगाना है इन्होंने, पीका के नाम का, वो फेडरल गवर्नमेंट तैयार कर रही है। अच्छा, ये समझते हैं ये चैंपियन है ना, ये ऑपोजिशन के चैंपियन है। जो हुकूमत होगी ऑपोजिशन में बैठ के वो सहाफ़ती इदारों की आज़ादी सहाफ़त की, आज़ादी इज़हार की चैंपियन बनती है। बिल्कुल। और ये जब हुकूमत में आ जाए तो ये गले पे बैठ जाते हैं। इनको सबसे पहले ये था मरियम नवाज शरीफ साहबा, CM साहबा, उन्होंने 17 नवंबर 2021 को PFUJ के प्रोग्राम इस्लामाबाद में क्या कहा, वो आप चलाते रहे कि हम जब आएंगे, नवाज शरीफ जब आएगा, ये काला कानून जो है सब खत्म हो जाएंगे। मुझे ये बताइए, काला कानून 6 जून को तो वो ले आई हैं और इस पे इसका इतलाक हो गया। बिल्कुल। तो बात ये है कि इससे पहले भी कवानीन आए। हम ये नहीं कहते, आज अगर PTI खड़ी है तो PTI ने भी 3 कवानीन लेके आई थी, वो भी ऐसी, वो भी आपको दबाना चाहते थे, उनको मौका नहीं मिला, सहाफ़ती तंजीमों ने उस पर रिएक्ट किया, वो खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, खड़ा हो गया। इन लोगों ने तो इसका इतलाक कर दिया, और इसमें नून लीग और पीपल्स पार्टी ये दोनों अंदर से मतलब है, ये दोनों साथ हैं। उसकी वजह ये है कि यासा बैठे हैं। गवर्नर पंजाब को हम 2 मरतबा मिले, सरदार साहब को हम 2 मरतबा मिले। सरदार साहब का ये कहना था, टीवी प्रोग्राम में भी उनका ये कहना था कि जब ये बिल गवर्नर हाउस आएगा तो मैं उन्हें वापस भेज दे सा, बिल्कुल, मैं ना साइन कर सा। अच्छा, उन्होंने तो वापस नहीं भेजा, और एक ऐसी स्कीम बनाई कि बिल उनकी होते हुए आया, उन्होंने एक ये सारा का सारा एक बनाया मंसूबा है, और वो दुबई चले गए, जाके जरदारी साहब के चरणों में बैठ गए। अयाज साहब, ये जो बात कर रहे हैं अरशद साहब भी, पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही। वो ये कह रहे हैं कि अगर हम साइन ना भी करते 15 रोज बाद तो ये कानून बन जाना था, तो हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं आती। रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर नहीं कर रहे तो कानून कैसे बन गया फिर? देखिए, एक जो अर्शद बात कर रहे हैं ना, वो जो गवर्नर साहब ने किया, वो मैंने रहमान के शो में परसों बात हुई थी, ये किया ये उन्होंने कि उन्होंने डी के सामने पास उस वक्त दिया है मलिक अहमद को जब गोलकीपर नहीं था। गोलकीपर निकल चुका था, पास दिया, उसके बाद तो जाहिर है गोल ही होना था, गोल खाली था। हमारा इस पे एतराज क्या है? पीपल्स पार्टी अगर वाकई इस बिल के खिलाफ थी, और हम मायूसी भी इसलिए हुई पीपल्स पार्टी
इस मुल्क में जितनी पीपल्स पार्टी पे तनकीद हुई है किसी और जमात पे नहीं हुई। जरदारी साहब जब सदर थे, आप सबने देखा रोज तारीखें दी जाती थी कि जी बस आज गई गवर्नमेंट और कल गई, उसके बावजूद बर्दाश्त अल्टीमेट की। अब मुझे नहीं समझ आ रही कि इनकी मजबूरी क्या थी कि जी हर हाल में इसको नाफिज करना है, इसको कानून बनाना है। कुछ मजबूरियां ऐसी सियासतदानों की होती हैं, जाहिर है जब आप मैंडेट लेकर नहीं आते तो फिर कुछ और लोगों की ख्वाहिश तो होती है ना, ताकतवर हलकों की भी होती है, वो भी बड़े परेशान है स्पेशली सोशल मीडिया के हवाले से। तो बात हमसे, हमारा एतराज क्या है कि हमसे बैठ के बात तो करते, आपने टाइम ही नहीं दिया। उस दिन अरशद मौजूद थे, इनको याद है जिस दिन हमारी ये वजीरे क्या नाम है इनका, इत्तलात आज़म बुखारी साहबा से हुई, जब मलिक अहमद भी थे, तो वो मतलब हमें उन्होंने तासुर यही दिया कि ठीक है एक हफ्ता आपको दे देते हैं। हमने कहा हम अपनी तजावीज आपको दे देंगे, सही। लेकिन एक बात उन्होंने की थी कि जरा मुशावरत कर लें चीफ मिनिस्टर साहबा से। अच्छा, तो फिर वो चीफ मिनिस्टर साहबा नहीं मानी। लेकिन तारड़ साहब जो ये बात कर रहे हैं कि अगर इससे पहले आपने किसी की भी रेपुटेशन को डैमेज किया तो लंदन में उसके खिलाफ मुकदमा होकर इंसाफ मिल जाता है, यहाँ नहीं मिलता, हम तो इसलिए लेकर आए हैं इस बिल को। देखिए, मुकदमा यहाँ या तो कोई कानून ना हो, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आप आइन पढ़ लें अपना, 1973 के आइन में हतक इज्जत का लफ्ज मौजूद है, 74 में 4th अमेंडमेंट में वो निकाल दिया गया। अब मुझे नहीं पता कि उनकी मंशा क्या होगी जो वो आइन साज थे, लेकिन आपने मतलब तारड़ साहब क्या बात कर रहे थे कि क्या हो गया, कह रहे थे लंदन में इंसाफ मिल जाता है, या नहीं मिलता। आपकी अदालतें मौजूद हैं, हम यही तो कह रहे हैं। जब आप ट्राइब्यूनल बनाएंगे ना, देखिए लंदन में अगर ट्राइब्यूनल बनता ना तो मुझे पता है कि वो ट्राइब्यूनल का जो हेड होगा इंडिपेंडेंट होगा, वो गवर्नमेंट के कहने पे नहीं करेगा या किसी और के कहने पे फैसला नहीं देगा। यहां जो ट्राइब्यूनल का हेड बनेगा वो नौकरी करेगा गवर्नमेंट की, और गवर्नमेंट जो कहेगी उसके मुताबिक। अरशद साहब, आप भी यही समझते हैं जिस तरह से ये ट्राइब्यूनल्स जो हैं ये इंतहाई बाइख्तियार हैं, और दूसरी चीज़ ये है कोई कोर्ट भी हुक्म इम्तना इस पर जारी नहीं कर सकती, हर जाने का आगाज़ 30 लाख से हो रहा है, एक्यूजेशन लगने के बाद देना पड़ेगा, तो क्या फिर साफ़ी या सब फिर कमेटी डाल लें 30 लाख रुपए की, यही हल है और कोई नहीं। 30 लाख से शुरू है, तनख्वाहें नहीं मिलती लोगों को, मैं वही कह रहा हूँ ना, कैसे होगा ये। बिल्कुल, ये 30 लाख से शुरू है, 3 करोड़ तक है। अगर आप इनकी हद तक करेंगे तो पहला 30 लाख है। वो एक छाबड़ी पे बैठा ना बंदा, उसने अगर यहाँ से कोई ऐसी बात की ना, ये पब्लिक एट लार्ज है, तो उसको कहेंगे हाँ शरबत वाले को आजा भाई, वो शरबत वाला कहेगा जनाब मेरे पास तो 30 लाख है ही नहीं, मेरे लड़ी लाना। ये देखिए इसका मामला क्या है। इसमें बाद में इस हत्या के बिल पे पीपीसी और सारे इसमें शामिल हो जाएगा। उसकी वजह पता क्या है कि सिविल प्रिजनर जो है ना वो बहुत खौफनाक है। अब मेरे पास तो पैसे देने के लिए नहीं है 30 लाख, उसके बाद होगा जो सिविल प्रिजनर है ना, वो आप जब तक 30 लाख नहीं देंगे आप ना जेल से छूटेंगे। और ये इसको कहते हैं, ये सिर्फ सिविल लॉ, इसमें तो पुलिस इन्वॉल्व नहीं है, ऑटोमेटिक इन्वॉल्व होगी। जब मैं 30 लाख दूंगा तो मुझे इख्तियार है कि मैं हाई कोर्ट में जाऊं, उस वक्त तक इख्तियार मेरे पास नहीं है, मैं पे करूंगा तो मुझे राइट है। ये कौन सा कानून है? उम्र कैद से ज्यादा हो गई ना। ये जब तक फिर मैं जेल जाऊंगा, मैं 30 लाख भरूंगा तो फिर आगे करूंगा। तो मतलब ये क्रिमिनल ऑफेंस बना रहे हैं इसको। ये पीपीसी शामिल हो जाएगी ना इसमें, और सीआरपीसी भी शामिल हो जाएगी, क्रिमिनल ऑफेंस बन जाएगा। जब मेरे पास पैसे नहीं होंगे तो फिर मैं जेल जाऊंगा। तो आप इस बात से मुत्तफिक हैं जो अयाज साहब बात कर रहे हैं कि कानून साजी पहले ही बहुत है, इंप्लीमेंटेशन का इशू है, स्ट्रक्चर का इशू है। अयाज साहब बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बात यह है कि मियां शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने अरबों रुपए के डेफेमेशन किए हुए इमरान खान के ऊपर। आप अमल दरामद तो कराएं, कौन सा कानून नहीं है? इस मुल्क में कानून है। क्या मियां शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को डेफेमेशन लॉ में कोई पैसे मिल गए? या पाकिस्तान में कोई ऐसी मिसाल बताएं कि जिसने डेफेमेशन लॉ, यहां है डेफेमेशन 509 है, आप इस्तगासा कर सकते हैं, लेकिन कहां करें इस्तगासा? जो यहाँ पे अदालतें हैं उन पे अमल दरामद करा लें। ये डेफेमेशन पे लॉ, बिल पे बिल। मैं आपको ये बात बता दूं, ये नून लीग और पीपल्स पार्टी ने जो गड़ा खोदा है ये इसमें खुद ही दोनों करेंगे। लेकिन अयाज साहब ये जो बात कर रहे हैं अरशद साहब, ये आपस में सियासी पार्टियां सबसे ज्यादा इल्जाम तराशी करती रही हैं कि करप्शन के इल्ज़ाम लगाना। किसी ने कहा कि हिंदुस्तान से फंड आ गया, किसी ने कहा मनी लॉन्ड्रिंग कर दी, साबित कुछ नहीं हुआ। अब इस बिल के तहत यह है कि आइन में जो सरकारी दफातर का जिक्र है वो प्रोटेक्टेड है इसके अंडर, तो इसका मतलब ये है कि वो कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, राइट? असल हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। देखें बात ये है कि मुझे किसी की हद तक मैं करने जा रहा हूँ, वो उसको पहले तो ये प्रूव करना चाहिए ना कि उसकी इज्जत भी है।
मतलब मैं अगर किसी स्मगलर के खिलाफ बात करता हूं और मैं वो चला जाता है कि जी इसने मुझे स्मगलर कह दिया, तो मैं तो मतलब शरीफ शहरी हूं इस मुल्क का, नॉन स्मगलर है, अब मैं उसे भी स्मगलर नहीं कह सकता ना। अब मुझे उससे भी मतलब यही कहना पड़ेगा कि बड़े नेक इंसान है, अल्लाह ताला उन्हें अजर दे, जजा दे। मैं सिर्फ ये अर्ज करना चाह रहा था कि ये काम उन्होंने ठीक नहीं किया। सही। तो इस पे अयाज साहब मसला ये है, मीडिया के ऊपर जो आजकल ट्रांसमिशंस होती हैं, कवरेज होती है, उसमें बहुत सी ऐसे बातें हैं जो सहाफ़ी अपने ज़राए की बुनियाद पे करते हैं। ज़राए से खबर नहीं दे सकते। ज़राए से खबर अब देना, इसका मतलब है आज के बाद ख़त्म है। अच्छा, ज़राए से खबर अब कहाँ से ज़्यादा आ रही होती है? ये खुद ही वो तो मजबूरी है, वो मजबूरी है मीडिया की, मीडिया चला रहा होता है वो ज़राए से। हाँ, रिपोर्टर ने अपने ज़राए से जो वो कोई बहुत तहकीक करके दी है वो उसकी इसमें जो ज़राए हैं ना वो भी इन्वॉल्व है। अच्छा। ये काफी इसमें ज़राए भी इन्वॉल्व है। सही। तो इसमें अब देखें ना, ये तमाम सियासी पार्टियां, जिस तरह से आपने आगाज में कहा कि अपोजिशन में इनको आज़ादी इज़हार राय का बहुत ज़्यादा दर्द भी होता है, बिल्कुल, लेकिन ताकत में आके नहीं होता। तो अब अवाम किससे गिला करे? अगर अपोजिशन जो आज इंसाफ की बात कर रही है उसने भी यही किया, इन पार्टीज़ ने भी यही किया। नवाज शरीफ साहब का जो बयानिया हमने रिसेंटली सुना है कि उनके साथ ज्यादती हुई, झूठे मुकदमात कायम किए गए। पहले नैब का जिस्मानी रिमांड 14 से 40 रोज हुआ, अब ये कानून पास हो गया, तो फिर उनका बयानिया का क्या बनेगा जो ज्यादती वाला बयानिया? 90 से 14 किया, अब फिर लगा कि शायद वो कोई बाहर ना आ जाए जल्दी, फिर 24। हालांकि ये वो 40 कर दिया। हालांकि इस नैब की मार तमाम पार्टीज ने खाई हुई है। देखें, ये स्नैप की मार तो जो लोग बना रहे हैं, अब इन्होंने वाकई जो याद साहब ने कहा बड़ी ठीक बात है कि पहले आप बना रहे हैं, उनका 90 दिन है, तो पहले नहीं इसको तो 14 दिन पे रखे, फिर 40 कर दिया। क्योंकि अब इनकी नीयत खराब है ना, अब ये हुकूमत में है, अब उनको 40 दिन का रगड़ा देंगे ना पहले रिमांड में, तो इसके बाद जेल भेजा जाएगा। अब जो पीका है, फेडरल गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी वॉल के लिए 22 अरब रुपए इजाफी मांगे हैं। वॉल लग गई है, 30 सेकंड में आपकी ट्वीट पकड़ी जाएगी और खत्म हो जाएगी। अब मुझे बताइए ये कौन से मुल्क में होता है? ये किस मौजूद मुल्क का काम है? मैं ये कहता हूं कि मादर पितरजादी नहीं होनी चाहिए। फेक न्यूज़ के हम भी खिलाफ हैं। आप इस प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ ऐसी कोई हद तक नहीं हो सकती। आप अखबार में खबर देंगे, फिल्टर है 7 किस्म के, आखिर में या साहब ने पकड़ लेना ना, ये नहीं जाएगी, या इसके भी मौकफ नहीं है। ये सोशल मीडिया के लिए बना रहे हैं उन लोगों के लिए, लेकिन आप उनकी भी आवाज बंद करना चाहते हैं। आपने मीडिया की, इलेक्ट्रॉनिक की और प्रिंट की गला तो दबा लेंगे, क्या आप इसको भी दबा लेंगे? इसको ही नहीं दबाएंगे। हमारे इंशाल्लाह ताला बड़े कारीगर लोग हैं, वो वाल भी तोड़ लेंगे। साहब, ये जो फायर वॉल की बात कर रहे हैं, अता तारड़ साहब ने कहा कि मैं चीन के दौरे पे था, मैंने तो वॉल ऑफ चाइना के अलावा किसी वॉल का जिक्र नहीं सुना। तो आपकी नजर में है ये चीज के? तो सवाल करें, 22 अरब रुपए आपने मांगे या मैंने मांगे? आपको याद होगा कि इमरान खान साहब को भी बड़ा पसंद होते थे ना, कभी चाइना की मिसाल वो दिया करते थे। जी जी। इनको असल में जब ये हुकूमत में होते हैं, इनको वो सिस्टम्स बहुत पसंद है, बड़े पसंद। चाइना वॉल इनको इतनी अच्छी लगती है। ऑपोजिशन में आके इनको समझ आती है कि नहीं, कोई इंसानी हुकूक भी होती है, कोई आज़ादी इजहार भी होता है। वो याद है मुझे, जब शहबाज शरीफ साहब ऑपोजिशन लीडर थे, भाई प्राइम मिनिस्टर नहीं बने थे, तो हम गए थे अपनी शिकायत लेके पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ। तो उन्होंने कहा जी नहीं हम आपके साथ हैं, ऐसी की तैसी को हो नहीं सकता। तो मैंने वहां एक बात कही थी, मैंने कहा आप यकीन करें, ये जैसे हुकूमत में आएंगे सबसे पहले ये हमारे खिलाफ कवानीन बना रहे होंगे, और आज वही हो रहा है। नहीं तो इसमें अब सहाफ़ती तंजीमों को एयाज साहब आप भी रिप्रेजेंट करते हैं, अरशद साहब भी करते हैं, वे फॉरवर्ड फिर उनका क्या होना चाहिए कि वो प्रेशराइज करें गवर्नमेंट को कि ये लेजिस्लेशंस कल को आपकी राह में भी हायल हो जाएंगी? देखिए, ये तो अगर वो समझना चाह रहे होते तो हमारी मुशावरत हमसे कर लेते, हमसे मशवरा ले लेते, हम उनको समझा देते। अच्छा। वो तो चूंकि वो ताहयात इक़्तिदार लेके आता है ना, जो भी आता है इस मुल्क में वो यही सोच के आता है, वो तो हमारी राय लेंगे, 10 साल नहीं लेंगे, लेकिन हम हर प्लेटफॉर्म पे इसके खिलाफ एहतजाज करेंगे। कोई वो एहतजाज का जो भी रास्ता, हमने ज़ाहिर एहतजाज ही कर सकते हैं, हम बोल सकते हैं और लिख सकते हैं, इससे ज्यादा तो हम कुछ नहीं कर सकते। ये दोनों काम हम बिल्कुल करेंगे, और जहां हमें खामोश रहना पड़ा, खामोश रह के भी एहतजाज करेंगे। इसमें इनको बिल्कुल ये ज़हन नशीन होना चाहिए कि हम इस पे पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा साहब, ये कल जो है, मैं इसको याद साहब की बात थोड़ी आगे कर दूं। सही, कल इसमें CPNE, PBA, PFUJ, APNS, प्रेस क्लब, PFUJ तमाम कल अदालतों में होंगे। हम इंशाल्लाह कल पिटीशन फाइल कर रहे हैं। एक और इशू ये भी रहा है ना, रिसेंटली जो पॉलिटिकल डिवीजन, पोलराइजेशन मुल्क में क्रिएट हुई, उससे हर इदारा डिवाइड हो गया। साफियों के दरमियान भी ऐसे लोग हैं जो इस वक्त खुलेआम ये आर्गूमेंट कर रहे हैं कि सोशल मीडिया नहीं होना चाहिए। नून लीग के दौर में जब किसी सहाफ़ी को दीवार से लगाया जाता है, कुछ लोग सपोर्ट करते हैं,
PTI के दौर में कुछ सहाफ़ियों से ज़्यादती हुई, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया इसी कम्युनिटी में से, वो भी तो बड़ा मसला है कि यकजा नहीं होते, एक आवाज़ नहीं बनते। कम अज़ कम इस हत्ते के बिल पे तो तमाम सहाफ़ती तंजीमें एक प्लेटफॉर्म। ये आपको लगता है कि रेजिस्टेंस होगी इस पे? नहीं, इस पे तमाम सियासी तंजीमें एक प्लेटफॉर्म पे है। सहाफ़ती तंजीमें सहाफ़ती तंजीमें तमाम हमारे साथ सारी वकला तंजीमें भी हैं, सही, सिविल सोसाइटी भी है, ह्यूमन राइट्स वाले, HRCP। इस बिल पे तमाम स्टेक होल्डर इकट्ठे हैं। अगर ये समझते हैं गवर्नमेंट के तमाम इकट्ठे हैं, इंशाल्लाह ताला इस बिल के खिलाफ, जैसे याद साहब ने कहा, हमें एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज जो हमारा हमने कोई ईंटें तो मारनी नहीं, गिराव जलाओ तो हम करते नहीं, लेकिन जहां हमें काली पट्टियां मारनी हम बांधेंगे, जहां हमें असेंबली के बाहर खड़ा होना पड़ा वहां खड़े होंगे, जहां हम इनके ऐवाने सदर के बाहर खड़े होंगे। परसों नेशनल असेंबली के इंशाल्लाह ताला बाहर एहतजाज भी होगा और बाइकाट भी होगा इनके फेडरल बजट का। 14 तारीख को यहाँ भी बाइकाट होगा। ठीक है यार साहब, ये आखिरी सवाल, अब ये सब तो प्लान ऑफ एक्शन है सहाफ़ती तंजीमों का, कोई होप है आपको? जिस तरह PDM के दौर में 16 माह की हुकूमत में बेतहाशा लेजिस्लेशंस हुई, किसी पे कोई ख़ास डिबेट नहीं हुई, बिल को बुलडोज किया गया, इसी तरह अब ये लेजिस्लेशंस हो रही हैं, सोसाइटी की तरफ से आवाज़ उठकर इस तरह की चीज़ों का रिवर्स होना देखा नहीं जा रहा पिछले कुछ सालों में पाकिस्तान में। इस बार होप है कुछ के एक कदम वापस लिया जाएगा? सच्ची बात है, मुझे होप नहीं है। उसकी वजह ये कि आपने बिल्कुल ठीक निशानदेही की है कि वो जितनी मर्जी आप शोर कर लें, कुछ चीज़ें तय कर ली, मुझे नहीं लगता कि इस मुल्क में जमहूरियत है, क्योंकि ये होप जमहूरियत में होती है कि जी आवाम की आवाज़, जहां ताकत का सरचश्मा आवाम होते हैं वहां उनकी आवाज का असर होता है, ये समझा जाता है। देखें, जहां ये आपको याद नहीं है ये जो इलेक्शंस में क्या कहते थे नून लीग के कैंडिडेट्स कि यार वोट ना ही दो, असी जित जाना है, और फिर हमने देखा वो फॉर्म 47 पे वो आ गए हैं ना, इसी उनको यकीन है। लेकिन एक होप मुझे जरूर है कि ये ज्यादा देर ये अरसा चलेगा नहीं सिस्टम। उसकी वजह ये कि आप इतने नीचे तक अवाम में नफरत पैदा कर रहे हैं, तो अल्टीमेटली इसका रिएक्शन अल्लाह, मैं इसीलिए कहता हूं कि कोई बातचीत करके मामला ठीक कर लें, उस स्टेज पे ना लेके जाएं कि जब लोग ये समझें कि नहीं अब हमारा बिल्कुल ही चारा कोई नहीं है और अब हमने अपना हक छीन के लेना है। अभी आजाद कश्मीर में आपने देखा जो लोगों ने किया, ये पूरे मुल्क में हो गया, तो अल्लाह ताला इस मुल्क पे रहम करे, ये मुल्क के लिए। लेकिन PTI की तरफ से अगर इस इशू को रेज किया जाता है, टेकअप किया जाता है, फिर आपको लगता है कि एक ऐसा प्रेशर क्रिएट होगा जो सियासी भी होगा, सिर्फ सिविल सोसाइटी का नहीं होगा? देखिए, सिर्फ PTI हमारे साथ नहीं है, हमारे साथ जमात इस्लामी है, और सबसे पहले तो हम शुक्रगुजार हैं जमात इस्लामी के जिन्होंने सबसे पहले आवाज उठाई थी इसके लिए। उसके बाद PTI है। ज़ाहिर है PTI तो खुद भी ये समझती है ना कि वो भी विक्टिम होंगे इस कानून के, इसलिए वो तो ऑब्वियसली हमारे साथ है, और भी पॉलिटिकल फोर्सेस हमारे साथ हैं जो MQM है, जमात इस्लामी है, तमाम जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं वो इस बिल के हमारे साथ खड़े और इस बिल के खिलाफ। और ये फायरवॉल वाली बात जो आपने की है, तो उसमें तो अफेक्टी जो हैं वो आम आवाम भी बन जाएगी, सिर्फ साफी नहीं होंगे, हर बंदा अफेक्टिव। उस पर क्या हो सकता है? देखिए, उस पे तो जिस फायरवॉल है, तारड़ साहब अभी नई वॉल देखा है ना, दोबारा चीन देखा है वो कहते नहीं है, लेकिन उन्होंने, मैं उनको अभी व्हाट्सएप करता हूँ, क्या आपने 22 अरब नहीं मांगा सिक्योरिटी वॉल के लिए और मांगा, तो वो तो काम हो चुका है। लेकिन उन्होंने एक बयान दिया था जाने से पहले कि हम तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठा रहे हैं, तमाम सियासी पार्टीज को भी मिल रहे हैं कि ये कानून उस वक्त इतलाक होगा जब तमाम इकट्ठे होके इस पे एक हो जाएंगे। अच्छी बात है, लेकिन देखते हैं। लेकिन वो मुझे पता है कि PK का टीका जल्दी लग जाएगा। लेकिन एक्स और ट्विटर जो है वो कई महीनों से अभी एक्स बंद है, बिल्कुल बंद है। ट्विटर देखे ना, इसके बाद आप आवाज दबा रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन जो फनकार हैं वो तो चला रहे हैं ना। फनकार चला रहे हैं, लेकिन एक्स ट्विटर बंद है, एक्स बंद है। तारड़ साहब ने कहा था, मुझे याद है कि मेरा तो चल रहा है। नहीं, उनका चल रहा है ना, तो उनसे क्या, आपका चल रहा है, लेकिन पूरा पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम का तो बंद है। अच्छा, मुझे बहुत से लोगों ने कहा VPN पे चलाओ, मैंने कहा नहीं, मैंने चलाना ऐसे ही है। सही, बहुत बहुत शुक्रिया। अयाज साहब, अरशद साहब मौजूद थे। और सहाफ़ती तंजीमों का अब प्लान ऑफ एक्शन तो यही है कि रेजिस्ट करना है पीसफुली, इसको बात करके, लिख के, बोल के। लेकिन हुकूमत अब इस पर एक कदम वापस जाती है या नहीं, यह फैसला वक्त ही करेगा। पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही, लेकिन उसके बावजूद ये बिल जो है वो कानून बन चुका है। इसके इम्प्लीकेशन क्या होंगे ये वक्त बताएगा। एक ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मैशत के हवाले से बात करें तो अब से 2 रोज़ बाद बजट की अनाउंसमेंट है, और इससे पहले एक ख़बर जिसको खुशाइंद भी कहा जा रहा है, वो ये ख़बर है कि शरह सूद को 22% से कम करके 20.5% करने का ऐलान किया गया। कहा यही जा रहा था
कि इन्वेस्टमेंट जिस वजह से नहीं आती वो शरह सूद का बहुत ज़्यादा होना है, तो इसके इम्प्लिकेशन क्या होंगे? और दूसरी चीज़ ये कि बजट में क्या मिडिल क्लास तबका, सैलरी क्लास मज़ीद टैक्सेशन को बर्दाश्त करेगी या फिर कुछ रिफॉर्म्स भी किए जाएंगे? क्या एक्सपेक्ट किया जाए, इस पर गुफ्तगू शुरू करते हैं। हमारे साथ हफीज़ पाशा साहब मौजूद हैं, साबिक वज़ीर ख़जाना है। हफीज़ साहब, शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले जो आज ख़बर सामने आ रही है वो शरह सूद के हवाले से है, 22% से 20.5 होना। खुशाइन खबर है ये? वजूहात क्या हो सकती हैं इसकी? मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत मुनासिब स्टेप है जो हमारे स्टेट बैंक ने लिया है, और उसकी वजह ये है कि आप देखिए कि अफरात ज़र में नुमाया तौर पर कमी आई है, और शरह सूद का ताल्लुक अफरात ज़र से ही होता है ज़्यादातर, और कोर रेट ऑफ इन्फ्लेशन से खास तौर पे इसका लिंक होता है जो कि काफ़ी कम हो चुका है। लिहाजा जो उन्होंने 150 बेसिस पॉइंट्स कम किए हैं ये बहुत मुनासिब है। इससे कुछ फायदे होंगे। एक तो ये कि बजट पर जो प्रेशर था डेट सर्विसिंग के कॉस्ट का जो 9 खरब रुपए तक पहुंच चुका था वो अब कुछ कम हो जाएगा। दूसरी तरफ जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट और 50 साल में सबसे कम लेवल पे इस साल पहुंची थी, वो इंशाल्लाह अगले साल इसकी वजह से और कुछ और थोड़ी सी और कमी की वजह से इंशाल्लाह इसमें रिवाइवल होगा। पाशा साहब, ये जो बजट आता है हर साल उसमें जून का पहला हफ्ता ही मुख्तस होता है। इस बार ये जो डिलेड प्लानिंग हुई है बजट की 12 जून की तारीख, इसमें बुनियादी फैक्टर IMF से नेगोशिएशन था, फ्रेंडली कंट्रीज से बातचीत था, जो गारंटीज मिलनी थी, चाहिए थी हुकूमत को, वो मिली? बात दरअसल ये है कि आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि ये प्रोसेस इस तरह मुतासर हुआ कि IMF की टीम तो आपको पता है पिछले दिनों आई थी और अब जा चुकी है, मगर यकीनन बजट के बारे में और कुछ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग रिक्वायरमेंट्स के बारे में भी बातचीत हुई होगी, और कुछ हद तक इसका उससे भी ताल्लुक होगा जो हमारा सबसे बड़ा बायलैटरल लेंडर है। आप तो जानते होंगे कि वो चाइना है, तो इसलिए प्राइम मिनिस्टर साहब की विजिट जो थी वो अहम थी। अब क्या उसके नतायज आए हैं वो अभी तक ऑफिशियली गवर्नमेंट ने वाजे नहीं किए। तो ये जो ऐलान किया जा रहा है कि 23 MOUs हुए हैं चाइना के साथ, ये ऑप्टिमिस्टिक है? देखिए, MOUs प्रोजेक्ट्स वगैरह पे हो सकते हैं। इस वक्त जो सबसे अहम है वो ये कि पाकिस्तान को जो लोन की वापसी और जो IPP की पेमेंट्स वगैरह करनी है उनका शेड्यूल तय करना है आने वाले सालों में। तो क्या वो तय हुआ है? वो अभी तक वाजे नहीं हुआ है। सही। और अगला जो बजट अब आ रहा है इसमें क्या एक्सपेक्टेशंस रखी जाएं? पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली सैलरीड क्लास पहले ही स्क्वीज्ड है, सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाली वही क्लास है। इसी पर इस मरतबा दोबारा फोकस होगा या एलीट कैप्चर को भी कुछ कम करना पड़ेगा और चीज़ें करनी पड़ेंगी? देखिए, अगर आप जो टारगेट जिक्र हो रहा है जिसका FBR के रेवेन्यूज का कम से कम 12.5 खरब, अब आप इस साल अगर हम 9.2 खरब कर पाए तो माशाल्लाह अच्छी परफॉर्मेंस होगी। तो क्या ने के आने वाले साल में हमें 3.3 खरब रुपए एक्स्ट्रा रेवेन्यूज जनरेट करने पड़ेंगे। ये मिनिमम है, इसलिए IMF का टारगेट इससे भी थोड़ा ज्यादा है। तो क्या हम 35 से 40% रेवेन्यूज में एक साल में इजाफा कर पाएंगे? ऐसा कभी हुआ नहीं। तो इसको हासिल करने के लिए आपके पास रेट्स बढ़ाने से नहीं होगा, आपको टैक्स बेस को वाज़े तौर पर फैलाना है। और जिस तरह आपने कहा है कि वाज़े तौर पर एलीट कैप्चर जो है उसको नुमाया तौर पर कम करना बहुत जरूरी हो गया है। और साथ साथ पहली सहमाही में अगर अगले माली साल की मैं बात करूं तो 15 अरब डॉलर पाकिस्तान ने वापस करने हैं। इसमें 370 बिलियन जो हैं वो चाइनीज़ IPPs के भी हैं। ये कर्जे अगर रोल ओवर नहीं होते तो फिर इसके क्या इम्प्लीकेशंस होंगे? देखिए, परेशान कुन इम्प्लीकेशंस हैं, और ऑलरेडी आप देखें कि इस साल अप्रैल के महीने तक पहले तकरीबन 10 महीने जो बाहर से पाकिस्तान को एक्सटर्नल फाइनेंसिंग मिली है
वो काफी कम हो चुकी है, और इसमें वाज़े तौर पर आपके बायलैटरल्स, कुछ हद तक मल्टीलैटरल्स और प्राइवेट सेक्टर से जो यानी कि बॉन्ड की फ्लोटेशन या कमर्शियल बैंकों से बोरोइंग तकरीबन खत्म हो चुके हैं। बायलैटरल और मल्टीलैटरल से फ्लोस कम हो गए हैं, और ये उस वक्त हुआ है कि जबकि IMF का प्रोग्राम मौजूद था, यानी कि वो जो स्टैंड बाय फैसिलिटी, तो वाकई आप ठीक कह रहे हैं कि एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के वाज़े तौर पर कंस्ट्रेंट्स नजर आने लगे हैं, इसलिए कि हमारी क्रेडिट रेटिंग में कोई खास इंप्रूवमेंट नहीं हो रही है, और इसके नतीजे में आने वाले साल में यकीनन प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। और हमारी जो GDP ग्रोथ है ये 3% पे स्टैग्नेंट क्यों है, आगे क्यों नहीं जाती? किन सेक्टर पे तवज्जो दें इसको मूव करने के लिए? बात दरअसल ये है कि आपका इन्वेस्टमेंट का लेवल जो है वो 13% पर गिर चुका है, तारीख का तकरीबन पिछले 50 साल का लोएस्ट लेवल। उसके रीजंस क्या हैं? इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट नहीं होती है तो ग्रोथ कहाँ से होगी, और उसकी वजूहात तो वाज़े तौर पर नजर आ रहे हैं। एक तो ये कि जब आप 22% सरे सूद रखेंगे तो प्राइवेट सेक्टर बोरो करके प्रॉफिट कहाँ से बनाएगा? बिल्कुल। दूसरी तरफ आपने डिवैल्यूएशन करके मिशनरी की कीमतें आसमान तक पहुंचा दी हैं, तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट जो है वो बहुत बढ़ गई है, और फिर उसकी सर्विसिंग इंटरेस्ट रेट के थ्रू वो बहुत बढ़ गई है, तो इन्वेस्टमेंट तो खत्म हो गई। ठीक है। और इसके अलावा टैक्सेशन का भी बहुत बड़ा मसला है पाकिस्तान में। इस पर हुकूमत ने ये पॉलिसी अनाउंस की कि जो नॉन फाइलर्स हैं उनकी जो सिम्स हैं उनको हम ब्लॉक कर देंगे। 1 लाख के करीब सिम्स को ब्लॉक किया गया, 19,000 के करीब लोगों ने टैक्स रिटर्न जमा करवा दिए। इसके बाद ये इफेक्टिव पॉलिसी है या आपको लगता है कि लॉन्गर रन में इसका कोई असर नहीं होगा? बात दरअसल ये है कि कोशिश तो ये होनी चाहिए कि वॉलंटरी बेसिस पर लोगों को इंसेंटिव दिया जाए कि वो रिटर्न फाइल करें, मगर अगर ऐसा हो, आप सोचिए कि पाकिस्तान में 30 लाख फाइलर्स हैं तकरीबन। हिंदुस्तान जैसा मुल्क हमसे 6 गुना बड़ा है, मगर उनके यहाँ 25 गुना ज्यादा फाइलर्स हैं, तो यकीनन पाकिस्तान में फाइलर्स की मकदार जो है वो कम से कम 10 से 12 मिलियन होना चाहिए। सही, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हफीज़ पाशा साहब मौजूद थे। उनका यही था कि टैक्सेशन का जो नेट है उसको हमें बढ़ाना पड़ेगा। नॉन फाइलर्स का जो फिनोमिना है ये मुल्क को नुकसान पहुंचाता है। और जो शरह सूद की उन्होंने बात की, उन्होंने कहा कि बुनियादी वजह यही है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारी मैशत में होगी नहीं तो GDP भी ग्रो नहीं करेगा। तो उम्मीद ये है कि पाकिस्तान अपने बायलैटरल पार्टनर्स के साथ मिल के इन रिफॉर्म्स को एग्जीक्यूट करे ताकि इन्वेस्टमेंट में इजाफा हो सके और आवाम को रिलीफ मिले। एक ब्रेक शामिल करेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। T20 वर्ल्ड कप की अगर बात करें तो कौमी टीम का जो सफ़र है वो अगर मगर का शिकार हो चुका है पहले 2 मैचेस के बाद ही। पहले शदीद एक डिसअपॉइंटिंग लॉस हमारा अमेरिका के खिलाफ हुआ, और कल रात के मैच की अगर बात करें तो पहले बॉलर्स की शानदार परफॉर्मेंस, लेकिन 120 रन का टारगेट भी पाकिस्तान की बैटलाइन अचीव नहीं कर पाई। इस पर ख़ासी तनकीद हो रही है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट की तरफ से भी, साथ साथ आवाम की तरफ से भी। और लोग ये सवाल कर रहे हैं कि अगर सारी एनर्जीज़ और सारा वक्त हमने एक स्पोर्ट को दिया है तो परफॉर्मेंस क्यों नहीं आती। दूसरी चीज़ यह है कि बार बार वही गलतियां क्यों दोहराई जाती हैं, और टीम के साथ मसला क्या है कि अब मोहसिन नकवी साहब ने भी आज ये बयान दिया कि एक बड़ी सर्जरी करनी पड़ेगी, तो ये कैसे होगी, किसके खिलाफ होगी। इसी हवाले से हम बात करते हैं। हमारे साथ तजिया निगार मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं और बड़ा गहरी नज़र रखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट के जो अफेयर्स हैं उन पर। मिर्ज़ा साहब, ये बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट ये है कि पाकिस्तान ने तमाम एनर्जीज़ एक खेल पे लगाई और वो भी काम नहीं कर रहा। पहले जो पार्ट टाइम इंजीनियर्स और फ्रीलांसर्स हैं उन्होंने एक टीम बनाई USA की, उससे हार गए। कल रन बॉल भी चेज़ नहीं हो सका हमसे 120। क्या लगता है आपको ये डिज़ास्टर यहाँ तक पहुँचाने में रोल किसका है, इल्ज़ाम किस पे आयद करे कौम? देखिए पाकिस्तानी क्रिकेट टीम मुजम्मिल इस वक्त बिल्कुल एक ऐसी सूरत हाल से दो चार है कि ऐसा कभी नहीं हुआ पाकिस्तान क्रिकेट में कि पै दर पै शिकस्त हुई। 6 जून को आपको हराया अमेरिका ने और 9 जून को आपने भारत ने हरा दिया, और दोनों मैचेस जिस तरीके से हमारे बड़ी मायूस कुन सूरत हाल है। और आपने कहा इसकी जिम्मेदारी जो भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के हेल्म ऑफ अफेयर्स पर है यानी चेयरमैन उन पर आयद होती है, क्योंकि उन्होंने ये 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी बनाई और उस सिलेक्शन कमेटी में अकरबा परवरी का मुजाहरा इस तरह से हुआ कि एक साहब है कि जो डाटा एनालिस्ट के तौर पर उनको शामिल किया गया, उनका क्रिकेट से दूर दूर तक का कोई वास्ता नहीं, वो फाइनेंस एक्सपर्ट है।
फिर उस 7 रुकनी सिलेक्शन कमेटी ने एक टीम बनाकर दी। चेयरमैन साहब ने तमाम दुनिया की 19 ममालिक ने अपनी अपनी टीमों का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान वो आखिरी मुल्क था कि जिसने जो डेडलाइन थी उससे चंद घंटे कबल अपनी टीम का ऐलान किया, क्योंकि चेयरमैन साहब कह रहे थे कि ये कंसेंसस नहीं था, टीम जो है वो मुश्तरका तौर पर बाकायदा जूम मीटिंग के जरिए उसको डिस्कस करना चाहिए। भारत उन्होंने टीम का ऐलान कर दिया, टीम गई, उन्होंने वो बाबर आजम को एज अ कैप्टन कौन लेकर आया, पाकिस्तानी क्रिकेट टीम में इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर की वापसी किसके कहने पर हुई, वहाब रियाज को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के स्याह सफेद का मालिक किसने बनाया, और खिलाड़ियों के दरमियान जो ग्रुप बंदी है मुजम्मिल वो इतनी ज्यादा हो चुकी है कि साफ वादे हो रहा है। आज तो चेयरमैन ने भी डेस्परेशन में कल अमेरिका में जो सहाफियों से बात की सर्जरी करेंगे, वो सर्जरी, लेकिन सर्जरी करने वाला पहले तो उनकी भी तो सर्जरी की जाए ना, कि जिसने इन लोगों को लगाया। सवाल तो ये पैदा था जिसने इन लोगों का तकर्रुर किया उनसे भी तो हिसाब देना चाहिए। माना कि नकवी साहब ने निगरान वजीर आला के तौर पर बेहतरीन काम किया, लोगों ने उसको अप्रिशिएट किया, लेकिन क्रिकेट के अफेयर्स चलाने में उन्होंने तमाम तर, चूंकि वो इतने मसरूफ है, वजीर दाखिला भी, उन्होंने तमाम तर जिम्मेदारी वहाब रियाज के कांधों पर डाल दी। एक ऑर्डिनरी खिलाड़ी जो गुज़िश्ता साल मार्च तक पाकिस्तान सुपर लीग खेल रहा था, अब वो लड़कों के साथ किस तरीके से चलाएगा, ये बहुत सारे फैक्टर हैं। ये इसके अलावा जो इंटेंट का इशू है, मुझे तो नसीम शाह के अलावा कोई सीरियस लगा ही नहीं इस टारगेट को चेस करता हुआ। और साथ साथ ये कि अगर हम उसामा मीर को यहाँ छोड़कर गए हैं, शादाब को लेकर गए हैं, तो उसको हमने बॉल ही नहीं करवाया, तो फिर उसकी जस्टिफिकेशन क्या है। दूसरा, उस्मान खान की इंक्लूजन जो कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट का हिस्सा ही नहीं कभी रहे, उनको अगर आप ले आए हैं वो भी परफॉर्म नहीं कर रहे, तो सोल्यूशन फिर कौन निकालेगा इस सारे डिबैकल का। देखिए, इसमें अकरबा परवरी का बड़ा जोर है, नेपोटिज्म जो है ना उसका बड़ा दखल है, क्योंकि दोस्ती यारी की बुनियाद पर टीम मुंतखब की गई। शादाब खान बॉलिंग में बुरी तरीके से नाकाम हुए। अगर आप उनकी परफॉर्मेंस बैटिंग की भी उठाकर देखें, गुज़िश्ता 10 मैचेस में 100 से ज्यादा रन है, 110 के करीब रन है। फिर बॉलिंग में वो नाकाम है। बेसिकली शादाब खान इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, और बाबर आजम उन्हें एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला रहे हैं 5वें नंबर पर, उनसे एक ओवर भी नहीं कराया गया। फिर आपने अबरार अहमद को किस लिए लेकर गए? आप अबरार अहमद को आपने आयरलैंड की सैर कराई, इंग्लैंड की सैर कराई, और अमेरिका में 2 मैचेस उन्हें नहीं खिलाए। तो इससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि टीम पसंद नापसंद की बुनियाद पर 11 रुकनी टीम मुंतखब की जा रही है, और बाबर आजम का बहुत ज्यादा इनपुट है। बाबर आजम से भी सवाल करना चाहिए। नो डाउट वो दुनिया के बेहतरीन बैट्समैन है, लेकिन उनकी कप्तानी को क्या हो गया? कल आपने रोहित शर्मा की कप्तानी देखी, किस इंटेलिजेंटली उन्होंने अपने बॉलर्स का इस्तेमाल किया और पाकिस्तान को बिल्कुल बैकफुट पर कर दिया। लेकिन मैं समझता हूं कि टीम में ग्रुप बंदी है, मेरी जाती राय में, जो मेरे पास इत्तलात है। और जिस तरह मोहसिन नकवी साहब का बयान है, सर्जरी नहीं, बड़ी सर्जरी की जरूरत है, वो वाकयात पर गौर कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कप्तानी की जंग भी जारी है, टीम में ग्रुप बंदी भी है। और आपको पता है मुजम्मिल, जहां आग होती है वहां से धुआं जरूर उठता है। तो मुझे तो धुएं की इसकी बू आ रही है कि कुछ ना कुछ टीम के अंदर ये सर्जरी सारी, हम बड़ा टूर्नामेंट हारने के बाद ही इसका ख्याल आता है हमें, जब पूरी कौम को मायूस कर देते हैं। और साथ साथ ये कि पहले राउंड से ही अब बाहर होने की डिबेट शुरू हो जाती है कि वो किसी और को हराए, कोई और मुल्क किसी और को हराए, फिर हमारी बारी आएगी। ये सर्जरी टूर्नामेंट से पहले क्यों नहीं हो सकती? वार्म अप मैच भी नहीं खेल सके, आपकी स्ट्रेटजी ऑन ग्राउंड नजर आई नहीं कहीं पे। जब इतनी शर्मनाक शिकस्त हो, इतनी मायूस कुन शिकस्त हो, तो सर्जरी अपनी नशिश बचाने के लिए भी तो सर्जरी हो सकती है ना। पहले अगर सर्जरी हो जाती तो काश तमाम चीजें ठीक हो जाती। लेकिन अब क्रिटिसिज्म जो हो रहा है पीसीबी के चेयरमैन पर, उस क्रिटिसिज्म को उन्होंने टैकल करने के लिए ये कह दिया सर्जरी होगी, ताकि तोपों का रुख कहीं और चला जाए। लेकिन बहरहाल आज तो मैंने देखा सियासी रहनुमा हाफिज हमदुल्ला का, मुजम्मिल आप तो सियासी प्रोग्राम करते हैं, उनका क्रिकेट से क्या ताल्लुक, वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं कि चेयरमैन पीसीबी मुस्तैफी हो। उसके अलावा अहमद उवैस साहब वो भी स्टेटमेंट दे रहे हैं, शाहिदा रहमानी भी स्टेटमेंट दे रही है। तो इसका मतलब है कि इस शिकस्त को कोई हजम नहीं कर पा रहा, और इस शिकस्त की वजह से अप्रोच का भी, मिर्जा साहब, अप्रोच का भी इशू है। जो स्ट्राइक रेट्स कल मैंने देखे, किसी का 55, किसी का 70, किसी का 60 रन बॉल भी अगर हम T20 क्रिकेट में स्कोर नहीं करना चाह रहे, तो फिर टेस्ट क्रिकेट के अलावा छोड़ दें देखना कौन कोई खेल। फिर यहाँ पर आपने बड़ी सही निशानदेही की। कल जो मैच हुआ में 120 रन का टारगेट मिला था मुजम्मिल, और हमने 59 डॉट बॉल्स खेली, यानी कि तकरीबन 10 ओवर हमने डॉट बॉल्स खेली।
आप इंटेंट देखें, आप सिंगल्स को, स्ट्राइक को रोटेट नहीं करते, सिंगल डबल नहीं ले सकते, छक्के चौके मारने की कोशिश करेंगे, ये प्रोफेशनल क्रिकेटर से तो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता। तो इंटेंट की आपने बिल्कुल सही कहा, और आपने इफ्तिखार को पहले भेज दिया। नसीम शाह सबके लिए एग्जाम्पल है, जब वो बैटिंग करने के लिए आया नजर आ रही थी इंटेंट कि वो कोशिश कर रहा था कि किसी तरीके से पहुंचा जाए, और फिर आखिर में मैच के बाद उसकी आंखों से आंसू भी रवाना थे। तो मेरे ख्याल में इंटेंट जो थी वो इंपॉर्टेंट थी। ये सब समझते हैं कि हमारी टीम में जगह पक्की है, हमें कोई हिलाएगा नहीं। 45 लाख रुपए माहाना सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट के पैसे मिलते हैं, फिर जब टीम टूर पे जाती है तो डेली अलाउंस मिलता है, इंडोर्समेंट के पैसे अलग मिलते हैं, शर्ट के इंडोर्समेंट के, जिस बल्ले से खेलते हैं उसके अलग पैसे मिलते हैं, दुनिया भर में लीग खेलते हैं उसके अलग पैसे मिलते हैं। तो फिर आप बताएं ना कि जब इतनी चीजें आएंगी आपके पास तो फिर आपका मिर्जा साहब बिल्कुल। अब आखिरी सवाल, आप कोई उम्मीद रखें या ना ही समझें? हम वर्ल्ड कप की बात कर रहा हूं। हाँ, पाकिस्तान अगर मगर पे अब वो जो 24 करोड़ अवाम है वो मुसल्ला बिछाकर बैठ जाए, दुआएं करें कि अमेरिका अपने दोनों मैच हार जाए, फिर उसके बाद बाकी सारी चीजें कि भारत जो है वो बेशक आ जाए, लेकिन पाकिस्तान का चांस कम नजर आता है। बाद लोगों ने तो अजराए तफन्नुन कह दिया कि इनका आखिरी मैच 15 तारीख को फ्लोरिडा में है अगेंस्ट आयरलैंड। तो लोगों ने कहा कि अगर वो मैच पहले हो जाता तो ये घर आकर बकरीद बड़ी आराम से मना लेते तमाम। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद थे। अनफॉर्चुनेट चीज़ ये है कि जिस स्पोर्ट्स से इतने इमोशंस अटैच्ड होते हैं कौम के, जिस पर इतनी इन्वेस्टमेंट होती है, एनर्जीज लगती हैं, जब उसमें भी इतनी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस हो कि पहले आप अमेरिका जैसी टीम से हार जाएं, तो फिर उसके बाद तनकीद भी बनती है। और सर्जरी की जो बात की जा रही है, ये हर टूर्नामेंट से पहले क्यों नहीं होती, ये बहुत बड़ा सवाल है। और अब इस सर्जरी के ज़ुमरे में और इसके अंडर कौन कौन आएगा ये देखना भी इंपॉर्टेंट है। एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। स्टे विद अस। नाज़रीन, प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।